नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। गुजरात में कल सुबह 93 सीट के लिए मतदान होगा। इसके लिए करीब 30 दिन प्रचार हुआ। प्रचार में हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हर दल चाहता है कि वोटर घर से निकले और मतदान करे, लेकिन पहले चरण में वोटिंग कम होने की वजह से सबके मन में खटका है कि वोटर नहीं निकला तो क्या होगा। 2017 में यहां 71.2% मतदान हुआ था। तब मुकाबला कांग्रेस और मोदी के बीच में था। इस बार सीन में मोदी के खिलाफ ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस है। बीजेपी की कोशिश रही है कि उनका वोट बैंक मजबूत रहे, लेकिन विरोधी वोट में बंटवारा हो जाए। प्रचार में लगातार राम, रक्षा, राष्ट्रवाद, कांग्रेस का करप्शन और मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास को मुद्दा बनाया गया। प्रचार रुका तो वोटर ने मन बनाना शुरू किया कि अब वो कहां वोट दे। आज की रात फैसले की रात है। हिंदू, मुस्लिम और जातियों का वोट आकार ले रहा है। इसके लिए गुजरात में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी अब घर पहुंच चुके हैं। मतदान से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी ले लिया है। ये तस्वीर मोदी के नरेंद्र भाई वाले चुनाव प्रचार को और मजबूत करती हैं, क्योंकि गुजरात के बेटे वाला प्रिविलेज किसी विरोधी के पास नहीं है। आपकी स्क्रीन पर गुजरात का नक्शा है और इसमें वो हिस्सा चमक रहा है जिसमें दूसरे चरण का मतदान होना है। यह मतदान 93 सीट के लिए होगा। 93 सीट पर 2017 में बीजेपी की 51, कांग्रेस की 39 और अन्य की 3 सीट हैं। 2017 में मतदान का प्रतिशत 71.2 था। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जी। इस दौर में मोदी की हुंकार है और ओवैसी की आंसू है। लेकिन मकसद एक है कि अपने अपने वोटर को एकजुट किया जाए। दुनिया भर में आज भारत की आबरू वधी है कि नहीं वधी भाईओ? जरा जोर थी जवाब आपो। आ बाजू थी आबरू वधी है कि नहीं वधी? अमेरिका में हिंदुस्तान डंको वागे है कि नहीं वागतो? इंग्लैंड में हिंदुस्तान डंको वागे है कि नहीं वागतो? यूरोप में पण भारत नो जय जयकार है कि नहीं? कैनेडा में है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं? कारण शू? कारण शू? कारण शू पहला? जी नहीं, मोदी नहीं, आ बधु तमारा एक वोटना कारणे थयुं छे। आ तमारा वोटनी ताकत छे ने एटले दुनिया में डंको वागे छे। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। मोदी के गुजरात गौरव और ओवैसी के आंसुओं के बीच 93 सीट पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि हिंदू और मुस्लिम वोट बटेगा या फिर एक मुश्त किसी एक दल को मिलेगा। किसका ध्रुवीकरण हुआ, क्या हुआ, ऐसी बात नहीं। मेरा अंदाजा जहां तक है न्यूज के एतबार से कि भाई कोई कांग्रेस के वोट में जो है सीन मार रहा है तो कोई बीजेपी के वोट में भी सीन मार रहा है। जैसे कल परसों इलेक्शन हुआ, परसों हुआ ना 1 तारीख, तो न्यूज में आया कि भाई शहरी क्षेत्र में वोट कम गिरा, समझ गया, और देहाती क्षेत्र में वोट जो है ज्यादा गिरा, समझ गया। तो अब ये लोग बताते हैं कि भाई देहात में कांग्रेस का ज़्यादा कंट्रोल है
शहर में बीजेपी का कंट्रोल है और देखता भी हूँ शहर में वो जीतते हैं। तो अब शहर में जो वोट कम गिरा या बंटवारा हुआ तो बीजेपी को नुकसान हुआ। ये उन लोगों का जो पत्रकार आपके हैं और वो जो करते हैं, और देहातों में जो हुआ तो उसमें कांग्रेस का भी नुकसान हो सकता है। गुजरात में वोटर के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। वो ये कि वोट दें तो किस आधार पर, क्योंकि चुनाव प्रचार में राम मंदिर, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, गुजरात गौरव, देश का विकास, कांग्रेस की कमियां, कोरोना में सरकार की मदद, आम आदमी की जेब में सीधे पैसा को प्रमुख रूप से लोगों के सामने रखा गया। इसके अलावा गुजरात चुनाव में इस बार मोदी का विरोध करने वाली केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के असंतुष्ट भी हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर के मन में दुविधा है कि कई लोगों के बीच बंटने की वजह से उसका वोट अपनी अहमियत न खो दे। बीजेपी के मन में चिंता है कि कहीं हिंदू वोट न बच जाए। ऐसी स्थितियों में वोट का प्रतिशत और रफ्तार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो या जो कोई अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहता है, वो वही पॉलिसी पे चल रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से शुरू की, बल्कि गुजरात से शुरू किया था कि भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए। अब उसी तरह उसी राह पर ये लोग चल रहे हैं। तो ना मुसलमान का नाम लेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। बिल्किस की बर्बादी का, तबाही का जिक्र नहीं करेंगे मगर वोट चाहिए। खेड़ा में बच्चों को रोड पर लाकर मारते हैं झूठे इल्जाम में, उसका जिक्र नहीं करेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। 2014 દુનિયાના ઇસ્લામિક દેશો એની સાથે આપણો ઘનિષ્ઠ સંબંધ બન્યો। આજે સાઉદી અરબ હોય, યુનાઇટેડ અરબ અમીરાત હોય અથવા તો બહેરીન, મારા માટે ગર્વની વાત છે। કોઈ પણ ગુજરાતીને ગર્વ થાય। એ દેશોના જે મોટામાં મોટા સન્માન હતા એ સન્માનથી મને નવાજવા માટેનો એમણે કદમ ઉઠાવ્યું। કોઈ પણ ગુજરાતીને ગર્વ થાય। અને હવે સાઉદી અરબમાં આપણે જાણીને આનંદ થશે, એના ઓફિશિયલ સિલેબસમાં સાઉદી અરબમાં યોગાનો ભણતર ભણાવવામાં આવે છે, યોગાના ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે। બહેરીન અને યુએઈમાં, અબુધાબીમાં ભારતના હિન્દુઓના મંદિરો બની રહ્યા છે। ભાઈઓ, આજે પૂરી દુનિયાની નજર ભારત ઉપર છે, भारतना सामर्थ्य ऊपर है। अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम देशों में भारत के बढ़ते सम्मान की बात कही तो मुस्लिम नेताओं और वोट में खलबली मच गई, क्योंकि अहमदाबाद की 21 में से जिन सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है वहां मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा है। दरियापुर में 46% मुस्लिम वोटर है, यहां 7 में से 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। बापूनगर में 28% मुस्लिम वोटर है, यहां 29 में से 10 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। बैजलपुर में 35% मुस्लिम वोटर हैं, यहां 15 में से 9 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ओवैसी की सक्रियता कांग्रेस के वोट और सीट घटा देगी, और यही काम आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी करेंगे। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं भाजपा आ जाएगी, तो भाई 27 साल से आप भाजपा क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? हम तो पहली मर्तबा लड़ रहे हैं ना चुनाव। राहुल गांधी कैसे स्मृति ईरानी से हार गए? क्या आप वहां पर बी टीम बन गए थे? 84 में एक आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी गुजरात से जीता था, जिता के बताइए ना कौन रोक रहा है? तो ये इनका दोहरा चेहरा है। इसी तरह लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं और ये समझते हैं कि जो देश ने जो इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाले हैं, जो आज भी गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मुजाहिदीन आजादी की उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं,
तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। बाहर से आने वाली पार्टी ने, जैसे हमारे ओवैसी साहब, कितना खड़ा किया है? 13 सीट कितनी है? 182। अब मान लीजिए कि 13 का 13 जीत के चला जाए, मान लीजिए 13 का 13 जीत लिए। आप गए गांधीनगर विधानसभा में, अब आपने कांग्रेस से भी दुश्मनी मोल ली, बीजेपी से तो है ही अवाम का, अब उनका है कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अवाम का तो है। अब जाहिर बात है ये 13 जो आवाज उठाएंगे तो सपोर्ट कौन करेगा? बोलिए। तो उस लिहाज से फिर कौन बेहतर है? उस लिहाज से बेहतर यह है कि भाई जो ज्यादा सीट लेके आता है, जो कम से कम आवाज उठाए, तो उसकी आवाज का कुछ न कुछ असर हो। तुम्हारे 13, एक तो 13 जीत नहीं सकते, समझ गया। मान लो 2, 4, 5 जीत के आ गए, तो उसकी आवाज कैसे होगी? ऐसी ही होगी जैसे सदाए बाजगश्त, यानी बोले और हवा में उड़ गई। क्या वैल्यू होगा उसका? अरे आज तो हजारों का भी वैल्यू नहीं है। 3 तलाक पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है लिख के दिया, भाई हमारे मजहब का मसला है, इसमें दखल मत दो। फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ जो है कानून बनाया। वैसे मुस्लिम वोट के बारे में कहा जाता है कि वो मस्जिद की सहमति और सलाह से एकमुश्त पड़ता है, और जब सुबह सुबह बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी लाइन दिखती है तो गैर मुस्लिम वोट को बूथ तक लाने का आधार तैयार होता है। लेकिन इस चुनाव में वो सक्रियता अब तक नहीं दिखी है। साफ तौर पे मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं जो इमाम आदमी हूं। आजकल बेटा अपनी बात नहीं मानता है तो कौम से क्या कहना। ये नमाज पढ़ के आए ना सब मुक्तदी, ये सब मुक्तदी को मैं मुत्तहिद नहीं कर सका। अच्छा। हाँ कह तो रहा हूँ, पूछिए इतने भाई है सब, क्या सब मेरी बात से तो सबका इत्तेफाक नहीं होगा? हम चाहते हैं कि लोग यूनाइट होके वोट करें। हाँ, लोग यूनाइट होके करें तो बेहतर है, उनके हक में बेहतर है। मेरे लिए कोई नफा नुकसान नहीं है। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जिसकी भी हुकूमत बनेगी मैं उसके कंधे पे चढ़ के काम लूंगा। या हम यूं कहें कि वोट कटने नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा काम मत करो जिससे कौम व मिल्लत का नुकसान हो। समझ गए? अगर आप चाहते हैं कि भाई फला आदमी मेरा मुखालिफ है, अगर आप ये जानते हैं तो उसको हराना कैसे, वो तरीका इख्तियार करो। ये तरीका मत इख्तियार करो कि उसको जिताना कैसे। पर अभी जिस तरह की इक्वेशन बनी हुई है, जिस तरह के डायनेमिक्स हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां जो निर्माण हो रही हैं, उसमें तो लग रहा है कि वोट बटेगा इस बार। हाँ, थोड़ा बहुत तो बटेगा। वैसे हमारी कौम, और चाहे हिंदू व मुसलमान जो भी हो, हमारे मुल्क की आवाम बड़ी होशियार है। समझ गया? बड़ी होशियार है। मैं कैसे कह रहा हूँ, हर मर्तबा इलेक्शन में हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये गृह मंत्री आला फला सब ध्रुवीकरण करते थे, मजहब को लाते थे, तरह तरह से बातें फैलाते थे कि देखो इसको हमको ये कह दिया, हमको वो कह दिया। इस मर्तबा भी ये कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। पब्लिक का एक ही मूड है, बदलाव तो बदलाव, जो मैं देख रहा हूं रुझान। तो अब सवाल उठता है कि मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएगा? वो बट जाएगा, कांग्रेस को एक मुश्त मिलेगा, ओवैसी या केजरीवाल को भी मिलेगा, या फिर एक बार वो उसी जीतने वाले पर ही दांव लगाएगा? अंधा का पांव पकड़ के चलने से बेहतर है लंगड़े का पांव पकड़ के चलो। कम से कम वो रास्ता तो दिखाएगा। गुजरात के अंदर तो भाई 2 ही पार्टी है। मेरे 40 साल हो गए, बीच में थोड़ा बहुत तीसरी पार्टी निकली, लेकिन वो 6 महीने साल भर में ठंडी पड़ गई। तो मैंने यहाँ की आवाम का मिजाज देखा है कि वो तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करते। तो जब 2 ही पार्टी है तो दोनों में से जो आपके लिए भला हो उसको सपोर्ट करके जिता दो। उस पार्टी को पसंद करता हूं जो इस मुल्क के हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चले, जबान से नहीं अमल से, हकीकत में साथ लेके चले, सबके साथ एक व्यवहार करे।
वो पार्टी अच्छी, और मैं उस लीडर को पसंद करता हूं जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चले। किसी एक कौम को लेकर कोई भी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। अब आपकी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की मां से मिलने की तस्वीरें हैं। जब जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आते हैं तो अपनी मां से मिलने जाते हैं। यह संयोग ही है कि उनकी योजना और चुनावी भाषण में भी मां का जिक्र प्रमुखता से आया है। कुछ लोग कहते हैं इससे महिला वोटर का रुझान तय होता है। हमारी माताओं, पानी की समस्या हो तो मुसीबत कौन है भाई? मां ने। किचन में धुमाड़ो थाय तकलीफ कौन है? मां ने। बाळको बीमार पड़े तकलीफ कौन है? मां ने। घर में टॉयलेट ना हो तकलीफ कौन है? मां ने। કેટલી સમસ્યાઓ આપણી માતાઓ બહેનો ચૂપચાપ સહન કરે। દિલ્હીમાં દીકરો બેઠો હોય અને માતાઓને આ મુસીબતમાંથી મુક્તિ ન મળે તો આ જિંદગી શું કામની પહેલા? માં જિંદગી ભર પીડા સહન કરે, સમય કરતા વહેલા વિદાય થઈ જાય, પણ છોકરાઓના માથે બોજ ન પડવા દે। પરંતુ દિલ્હીમાં દીકરો બેઠો હોય આ માની પીડા સહન ન કરી શકે। અને એટલા માટે અમે આયુષ્માન યોજના લઈ આયા, મા યોજના લઈ આયા। 5 લાખ રૂપિયા સુધી કુટુંબની અંદર કોઈ બીમારી આવે, દર વર્ષે 5 લાખ સુધીનો ખર્ચો આ દીકરો ઉપાડવા માટે તૈયાર છે। મારી કોઈ માં બીમાર ના રહે, કોઈ એના પરિવારજન બીમાર ના રહે। અહીંયા જ્યારે હું હતો ત્યારે મા યોજના બનાવી હતી, દિલ્હી ગયો તો આયુષ્માન યોજના બનાવી અને આ દેશની કોટી કોટી ગરીબ પરિવારો મારા। भाई मर रहे हैं, मौत को धो लें। लेकिन मैंने जो समझा कि ये औरतों को क्यों दे रहे हैं आजकल, क्योंकि घर में औरतों की हुक्मरानी चलती है। अगर मर्द को कब्जा करोगे तो जरूरी नहीं कि औरत मान ले, लेकिन औरत को अगर कब्जा कर लो तो मर्द को तो झक मार के मानना पड़ेगा। चुनाव में भावना का महत्व है। मतदाता को बूथ तक लाने में भी भावना महत्वपूर्ण होती है। मोदी के प्रचार ने भरपूर चार्ज करने की कोशिश की है। छह नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 10 दिन में 25 जिलों में 35 रैली की, 4 रोड शो किए और 157 विधानसभा कवर की है। इस दौरान उन्होंने प्रमुखता से कांग्रेस की कमियां गिनाई और उनके समय में भारत ने जो गौरव पाया उसे लोगों के बीच तक पहुंचाया है। કોંગ્રેસમાં અને ભાજપની સરકારમાં મૂળભૂત એપ્રોચમાં ફરક છે ભાઈ। દેશની સેવાને લઈને, દેશના પ્રતિ જે વિચારવાની પદ્ધતિ છે એમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપમાં મોટો ફરક છે। કોંગ્રેસ માટે પરિવાર પહેલા, ભાજપ માટે દેશ પહેલા। ભારતની શાખ વધી જ ભાઈઓ, ભારતની આબરૂ વધી છે। કોંગ્રેસ સરકારમાં કોઈ આતંકી ઘટના બને તો દુનિયાની મદદ માટે ગુહાર લગાવવી પડતી હતી, મદદ કરો, મદદ કરો। આજે ભાજપ સરકાર, આપણી સેનાઓ આતંકીઓને ઘરમાં જઈને મારે છે। આજે ભારત મદદ માંગવા માટે હાથ નથી ફેલાવતો, દુનિયાની મદદ કરવા માટે હાથ લંબાવે છે ભાઈ। ગુજરાતના લોકો, અહીંના ઉદ્યમીઓ, અહીંના કારોબારીઓ દશકો જૂનો કોંગ્રેસનો એમને અનુભવ છે। દેશની અર્થવ્યવસ્થાને કેટલી હાનિ પહોંચાડેલી છે એ જાણકારો જાણે છે। 1947 में
જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થામાં આપણે 6ઠા નંબરે હતા. 2014માં જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ રાજ કરતી थी આપણે 10મા નંબરે પહોંચી ગયા હતા. 8 જ વર્ષમાં 10 નંબરની અર્થવ્યવસ્થા પહોંચી ગઈ थी. એને આપણે 5 નંબર પર લઈ આયા. આજે દુનિયામાં આપણે 5 નંબર પર પહોંચી ગયા છીએ. मोदी हमेशा की तरह अकेले दम पर चुनाव में बीजेपी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले दौर में मतदान कम होने के पीछे बीजेपी के असंतुष्ट माने जा रहे हैं. 2017 के चुनाव में भी पाटीदारों की नाराजगी को अहम माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने मोदी के भरोसे मैदान जीत लिया था. इस बार भी उनके रोड शो और रैलियों से बीजेपी को उम्मीद है. ऐसे में क्या होगा, ये समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं. गुजरात में सवर्ण वोटर 20% हैं, ओबीसी 48% हैं, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 15, अनुसूचित जाति 7 और मुस्लिम 10%. देखते हैं क्या होता है. रोड शो से प्रधानमंत्री गए हैं जरूर, मगर हम गलियों में गए हैं जमालपुर के. प्रधानमंत्री रोड पर सर हाथ हिलाकर चले गए. वो 723 फैक्ट्री वालों के घर चले जाते, उनसे पूछते कि क्या बर्बादी हुई है. उनकी सरकार ने फैक्ट्रियों को बंद करा दिया. प्रधानमंत्री रोड से चले गए तो कम से कम जमालपुर के बहरामपुरा के उस राम रहीम नगर के स्लम में देख लेते कितनी गंदगी वहां पर है. कितने स्कूल बंद कर दिए गए दलित और मुस्लिम इलाकों में. और ये जो टाउन प्लानिंग का टीपी आता है उसको मंजूर नहीं किया जाता. तो प्रधानमंत्री इन चीजों को देख लेते तो लोग उनको बता देते, मगर चले गए हैं गाड़ी में हाथ हिलाते हुए. અહીંના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ભાઈ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર અને દિલ્હીમાં આપનો આ સેવક ગુજરાતમાં આ ડબલ એન્જિનનો પાવર જોવા મળે છે. અને ગુજરાતે આ દરેક અવસરનો લાભ ઉઠાવવાનો છે ભાઈ. गुजरात के चुनाव में डबल इंजन का मतलब मोदी की गारंटी माना जा रहा है और नरेंद्र मोदी इसे उसी तरह पेश कर रहे हैं. शायद इसी विश्वास और रणनीति का नतीजा है कि गुजरात में कांग्रेस के परंपरागत जातिगत वोट लगातार घट रहे हैं और बीजेपी की ओर आ रहे हैं. 2017 में पटेल वोट बीजेपी को 61% मिले, जबकि कांग्रेस को 35%, ओबीसी बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 45%, कोली और अन्य ओबीसी बीजेपी को 52% और कांग्रेस को 38%, दलित बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 53% मिले, आदिवासी बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 44%, मुस्लिम बीजेपी को 27% और कांग्रेस को 64% मिले, अन्य बीजेपी को 50% और कांग्रेस को 45%. मां से आशीर्वाद लेने के बाद मोदी देर रात गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय कमलम पहुंचे और यहां सभी बड़े नेताओं के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने और वोट मैनेजमेंट की रणनीति के इंतजाम को चेक किया. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.